प्रीवियस लेक्चर में हम स्केलर और वेक्टर फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम एक न्यू टॉपिक ले रहे हैं, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड्स। ये क्या होते हैं? अघूर्णीय सदिश इररोटेशनल वेक्टर। कर्ल जो होता है आपका, हमारे पास तीन चीज़ें होती है। एक तो होता है ग्रेडियंट, एक होता है डाइवर्जेंस और एक होता है कर्ल। तो ये जो आपका कर्ल है, इसका फिजिकल मीनिंग मैंने आपको बताया था कि कर्ल में भी कोई भी चीज़ डाइवर्ज ही होती है, मतलब फैलती है लेकिन रोटेट होते हुए। तो कर्ल का बेसिक वर्क क्या है? रोटेशन करवाना वेक्टर को। अब यहाँ पर आ रहा है इररोटेशनल, दैट इज अघूर्णीय। तो अघूर्णीय सदिश कौन सा होगा? ऐसे सदिश जिनके कर्ल का मान क्या हो? 0। फॉर एग्जाम्पल, इफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका कर्ल करने पर 0 आ रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, तो ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर इज इररोटेशनल वेक्टर, अघूर्णीय सदिश होगा। लेकिन अगर आपके पास कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो उस स्थिति में जो ए वेक्टर है आपका, वो क्या होगा? रोटेशनल वेक्टर। इस स्थिति में इसे हम क्या बोलेंगे? घूर्णीय सदिश, यानी कि इसका कर्ल इसको घुमाने में सक्षम है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? घूर्णीय सदिश। अब नेक्स्ट ऐसे एक और है सोलेनॉइडल वेक्टर। सोलेनॉइड वेक्टर, इसको बोलते हैं हम परिनालिकीय सदिश। परिनालिकीय सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश होते हैं जिनके डाइवर्जेंस का मान 0 होता है। दैट इज, अगर डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0 है, तो जो आपका ए वेक्टर है वो क्या होगा? ये होगा आपका सोलेनॉइडल वेक्टर, यानी कि परिनालिकीय सदिश। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि इफ ए वेक्टर, क्वेश्चन है आपका, इफ A vector and B vector are irrotational vectors, then show that A cross B will be solenoidal vector। आपको दिया है कि यदि A तथा B पृथक पृथक क्या हैं? अघूर्णीय सदिश हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि A क्रॉस B परिनालिकीय सदिश होंगे। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमें? गिवन A एंड B आर इररोटेशनल, और इररोटेशनल का मतलब क्या होता है? डेल क्रॉस A इज इक्वल टू 0, और B भी इररोटेशनल है, यानी कि उसका भी कर्ल क्या है? 0। ये दोनों कंडीशंस हमें दी हुई है, और प्रूफ क्या करना है हमें? वी हैव टू प्रूव दैट A क्रॉस B विल बी सोलेनॉइड, यानी कि किसी भी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस ले लें, A क्रॉस B का डाइवर्जेंस, तो वो क्या होना चाहिए? 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, डेल डॉट ए क्रॉस बी। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल होता है बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी के, और इनमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से। तो वी गेट बी वेक्टर डॉट 0 माइनस ए वेक्टर डॉट 0, दैट इज 0। तो फाइनली विच इज़ इक्वल टू RHS। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर A और B अलग अलग इररोटेशनल वेक्टर फील्ड्स हैं, तो A क्रॉस B
इसका डाइवर्जेंस जीरो होगा, दैट इज ए क्रॉस बी आपके कौन से फील्ड होंगे, सोलेनॉइडल फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं अभिवाह। एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती हैं। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है फाई, वो क्या होता है हमेशा ई वेक्टर डॉट डी है, मतलब एरिया इनटू वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास फ्लक्स हो गया। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझेंगे। देखो, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो कॉस 0 अपना मान क्या देगा, 1, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए। इस स्थिति में जो फाई होता है वो फाई मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है, ई डी ए। केस सेकंड भी देख लेते हैं। यदि आपके पास थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 अपना मान 0, तो फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इस स्थिति में फाई मिनिमम होता है। ठीक है, और अगर थीटा आपका 180 डिग्री हो तो केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जो आपका फाई होगा वो होगा ई डी ए कॉस 180, कॉस 180 अपना मान देता है -1, तो फाई इज इक्वल टू होगा माइनस ई डी ए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये आपके पास कोई पानी की सरफेस है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर इधर जा रही है। ठीक है, पानी का बहाव इस साइड है, और हमने बीच में ये कोई एरिया रख दिया, मतलब कोई भी एक सरफेस रख दी जिसका एरिया कितना है, ये रहा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो भी आप सरफेस लेते हो उसके एरिया की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल हम ये बुक ले लेते हैं, ये बुक है आपकी, तो इसका जो एरिया की डायरेक्शन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये इसके एरिया की डायरेक्शन होगी, दैट इज डी ए की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर या इधर, किधर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने पानी का बहाव इस साइड से इस साइड माना है और बीच में ये एक छलनी, जैसे आपकी छलनी होती है ना, वैसे हमने ये इस तरह से आयताकार छलनी लगा दी उस पानी में। ठीक है, और इसके सरफेस की डायरेक्शन इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। अब जब आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब इस सरफेस की डायरेक्शन भी ये वाली है आपकी, ये वाली, और जो पानी का बहाव है वो भी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ही है, यानी कि ई वेक्टर फील्ड जो है वो तो आपका पानी है जिसकी डायरेक्शन ये है, और ए जो एरिया है उसकी डायरेक्शन ये है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर यानी कि पानी के बहाव और इस सरफेस के एरिया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा,
फाई इज इक्वल टू EDA, मतलब इस स्थिति में इस सरफेस से जो फील्ड निकलेगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम पानी इस छलनी से जा सकता है। अब हमने क्या किया, इस छलनी को ऐसे रख दिया। अब इसकी जो सरफेस की डायरेक्शन हो गई एरिया, वो तो परपेंडिकुलर हो गई ऊपर 90 डिग्री पे, क्योंकि जो पानी है वो तो इधर जा रहा है और जो इसके सरफेस की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री ये रही। तो अब आप देख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जितना भी पानी है वो ऊपर से और नीचे से ही चला जाएगा ना, इस सरफेस से जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब ये सरफेस यूं थी तब इसमें से जा रहा था, पर जब ये छलनी यूं कर दी तो इसमें से कोई पानी जा ही नहीं रहा इस छलनी में से, तो इसमें से जाने वाला जो पानी है वो कितना है 0, मतलब इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है 0। अब जब हमने इसको रिवर्स कर दिया, अब इसका एरिया की डायरेक्शन ये हो गई और पानी का बहाव है इधर, तो क्या होगा, इसमें से पानी जाने की बजाय इसमें से पानी बाहर निकलेगा। दैट इज इसमें तो फील्ड लाइंस जो हैं आपकी वो कैसी होंगी, आउटगोइंग, बाहर निकलने वाली। इसमें नो आउटगोइंग नो इनकमिंग, ना तो बाहर जाएंगी ना अंदर आएंगी। लेकिन इस स्थिति में फील्ड लाइंस प्रवेशित होंगी, दैट इज इनकमिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में प्रूफ करना है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर को। मतलब हम जानते हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर हम डेल वेक्टर लगाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। लेकिन अब की बार हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कार्तीय निर्देशांकों के पदों में अदिश क्षेत्र की प्रवणता निकालनी है। अर्थात हमें प्रूफ करना है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और ये ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम डेल वेक्टर फाई से लिखते हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। मतलब इस डेल वेक्टर को ही हम ग्रेडियंट कहते हैं, इस बात को हमें प्रूफ करना है। क्योंकि आपको पता है डेल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एंड के कैप डेल बाई डेल जेड। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में होता है डेल वेक्टर, और परिभाषा से ग्रेड फाई इसके बराबर होगा, ये हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ फाई की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, किसी अदिश क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। और ये एक सदिश राशि है। क्यों है, सबसे पहले ये फाई देखते हैं, ये क्या है, अदिश राशि। इसके ऊपर डेल वेक्टर लगाएंगे तो डेल वेक्टर क्या होगा, वेक्टर है, वेक्टर किसी अदिश से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो भी होती है एक अदिश राशि होती है। तो इसमें मैं इकाई सदिश लगा रही हूँ एन कैप। ठीक है, और आपको परिभाषा क्या बोल रहा है, ये अदिश प्रवणता की, कि किसी प्रवणता का मतलब होता है परिवर्तन दूरी के सापेक्ष, और एक हम पढ़ते हैं दर। दर का मतलब भी परिवर्तन होता है लेकिन समय के सापेक्ष। तो ये जो परिवर्तन है आपका ये दूरी के सापेक्ष है। तो डेल बाई डेल आर ऑफ फाई, मतलब सॉरी, किसी अदिश राशि में दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन कितना हुआ उसका कैलकुलेशन कहलाता है ग्रेड फाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हम दो सरफेस ले लेते हैं। हम एक सरफेस ले रहे हैं
इसको दे देते हैं नाम S1 और इसको नाम दे देते हैं हम S2। हमने माना कि सरफेस S1 पर विभव है फाई और इस पर इधर की साइड जाने पर थोड़ा विभव बढ़ जाता है, तो माना कि इस पर विभव है फाई प्लस डी फाई। ओरिजिन से हम इसका डिस्टेंस एंड ऑन निकालेंगे। हमने मान लिया कि पृष्ठ S1 पर कोई बिंदु PR है, बिंदु P है। इस P का ओरिजिन से स्थिति सदिश है R वेक्टर, ये दूरी है इसकी। अब इससे dr डिस्टेंस पर कोई बिंदु माना कि बिंदु Q है dr डिस्टेंस पर, तो सदिश क्षेत्र के त्रिभुज नियम से देखें तो ये O से लेकर Q तक के डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास R प्लस dr। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये परिणामी सदिश हो गया इन दोनों का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस सरफेस S2 पर बिंदु P से एक लंब डाल देते हैं। ये हमने 90 डिग्री का एक लंब डाला है और यहाँ पर हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, चूंकि आपने ये लंब डाला है तो इस लंब की लंबाई में मान लेती हूँ इकाई सदिश के सापेक्ष dn। अपने अल्पांश के रूप में डाला है तो हमने ये dn लंबाई का मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल और इस लंब का नाम दे देते हैं हम P से लेकर के R, तो इस ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PR, इसकी लेंथ आप मान रहे हो यूनिट वेक्टर की टर्म में PR इज इक्वल टू है आपका dn, ये इसकी लेंथ है। अब इन ट्राइंगल PRQ cos थीटा ऑलवेज क्या होता है, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना होगा इस ट्राइंगल में, जो बेस होगा आपका क्या होता है थीटा और 90 डिग्री के बीच का, वो होता है dn अपॉन नीचे आपका हाइपोटेनियस वो कितना है dr। तो यहाँ से जो dr आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा dn अपॉन कॉस ऑफ थीटा। इस फॉर्मूले में ये जो आंशिक रूप से डेल लिया है इसको पूर्ण d भी कर सकते हो, दोनों ही डिफरेंशियल होते हैं। आंशिक जब लेते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव जब लेते हैं जब हमें एक से ज़्यादा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ ओनली r के रेस्पेक्ट में ही चल रहा है इसलिए d बाई dr लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन सेकंड और हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड को इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dr की वैल्यू कितनी है dn अपॉन कॉस थीटा मैक्सिमम और ये आपका n कैप। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू होगा डी फाई अपॉन dn, ये आपका मैक्सिमम कोस थीटा मैक्सिमम और ये आपका n कैप। ठीक है, कोस थीटा मैक्सिमम अपना मान क्या देता है, ये मैक्सिमम वैल्यू ही है। कोस थीटा मैक्सिमम होते ही ग्रेड फाई आपका मैक्सिमम हो जाएगा। कोस थीटा मैक्सिमम कितना होता है आप सभी को पता है 1, तो ये रख देते हैं हम। तब आपको जो ग्रेड फाई मिलेगा वो मिलेगा डी फाई अपॉन dn ऑफ n कैप। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसे थर्ड। अब हमने ये मान लिया कि जो पोटेंशियल फाई है, लेट अस कंसीडर फाई इज द फंक्शन ऑफ, ये तीन वेरिएबल्स x, y एंड z पर डिपेंड कर रहा है। अब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो इस तरह से लेते हैं टोटल डिफरेंशियल। फाई का डिफरेंशियल ले रहे हैं तो यहाँ तो लिखेंगे डी फाई, फिर इधर टोटल करना है तो फाई का एक बार x के रेस्पेक्ट में डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स आई कैप, सॉरी आई कैप नहीं, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। ये इस तरह से लेते हैं हम इसका। अगर हम इसको अलग अलग करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस के कैप
डेल फाई बाई डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये क्या होगा आपके पास, ये जो भी वैल्यू आएगी होगी डेल वेक्टर ऑफ फाई डॉट इधर से क्या आएगा डी आर वेक्टर। ये किसकी वैल्यू है, ये है आपके पास डी फाई की। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम इस इक्वेशन 3 में दोनों तरफ डी आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग विथ डॉट डी आर वेक्टर इन इक्वेशन 3। तो क्या लिखेंगे हम, ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम डी फाई बाई डी एन, और डॉट प्रोडक्ट के साथ एन कैप हटाएंगे तो क्या लगेगा कॉस थीटा। तो ये वेक्टर वेक्टर हट जाएंगे, ये एन कैप हटेगा, इसका वेक्टर हटेगा, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ से वापस वैल्यू रख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, पुट 2 in 5 we get gradient of phi dot dr vector is equal to d phi by dn, और dr की वैल्यू कितनी है dn अपॉन cos थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, dn से dn कैंसिल, तो ये क्या होगा ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई। ठीक है, ये क्या है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू है आपके पास डी फाई। अब यहाँ से डी फाई की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 4 से सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। इन 6 वी गेट ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर फाई डॉट डी आर वेक्टर। तो डी आर से डी आर तो कैंसिल हो गया, अब क्या आएगा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल वेक्टर फाई। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ग्रेडियंट ऑफ फाई डेल वेक्टर फाई के इक्वलेंट होता है। ठीक है, थैंक यू।